हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा यूपीटीजीडी साइंस का पूरा सिलेबस अपने चैनल पर वीडियोस के माध्यम से और टेलीग्राम ग्रुप पर लाइव क्लासेस के माध्यम से मैंने कवर कराया है। और अब हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें हमने 2021 भी कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019। तो इसमें आपको पता होगा मैं क्या क्या कराता हूँ। मैं क्या कराता हूँ, इसमें कंसेप्ट एनालिसिस देता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ और ये बताता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक उसमें आए हैं। तो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको क्या मिलने वाला है, कंसेप्ट एनालिसिस मिलने वाला है पूरा का पूरा, कि किस टॉपिक में क्या कंसेप्ट हमारा है, कौन से चैप्टर से आया है और कौन सा टॉपिक हमें इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। फिर हम उनके कोर टॉपिक्स निकालते हैं कि इन टॉपिक से मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि ये पता लग जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में कौन से टॉपिक जनरली पूछे जाते हैं जिन पर हम ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत अच्छी होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ साथ आपको कंसेप्ट एनालिसिस मिलेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने यूट्यूब चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के लिए आप टेलीग्राम पर जाओ, सर्च करो स्टेप अप क्लासेस 02 और आप आराम से जो ग्रुप आएगा सबसे पहला उसी पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा ग्रुप होगा वहाँ से आपको लाइव क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसके साथ अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियोस अच्छी लगी हुई तो लाइक कर देना। चलिए फिर शुरू करते हैं इस प्रीवियस ईयर 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्लोरीन क्या है। क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, एक तरह से मतलब इन्होंने ये पूछा कि क्लोरीन क्या है। तो इसने कहा कि उपचयन एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट है, निसंक्रामक है या उक्त सभी। व्हाट इज क्लोरीन? क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट, ऑल ऑफ द अबाउ। तो क्लोरीन इनमें से क्या है? उपचयन एजेंट मतलब ऑक्सीकारक भी होता है, कि ऑक्सीकारक है क्लोरीन, ठीक है, या फिर ब्लीचिंग एजेंट है यानी कि रंजक की तरह काम करता है, विरंजक जिसे हम कहते हैं, ठीक है, विरंजक की तरह काम करता है, यानी कलरफुल चीज़ों को कलरलेस कर देता है। निसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट कर देता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो इनमें से क्या था, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। क्लोरीन जो होता है Cl2, ठीक है, क्लोरीन होता है क्लोरीन गैस, ओके, हल्के पीले कलर की गैस होती है। तो ये जो होती है ये ऑक्सीकारक भी होती है, ये ब्लीचिंग भी होती है, ठीक है, विरंजक की तरह भी काम करती है और निसंक्रामक भी होती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी की तरह बिहेव करता है, तो ये उपरोक्त सभी इसका डी आंसर हो गया। अब ये टॉपिक है क्या, ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा? देखो ये जो टॉपिक मिलेगा आपको वो मिलेगा हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में। ग्रुप 17 एलिमेंट दैट इज हेलोजन्स में हमें ये टॉपिक देखने को मिलेगा। अगर हम क्वेश्चन का एनालाइज करें, क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए, तो अगर मैं देखूँ तो इसमें ना क्वेश्चन जो हमारे कंपाउंड्स हैं, मेनली 3 गैसेज उसमें हमें देखने को मिलती है हेलोजन में, दैट इज फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस एंड आयोडीन गैस। तो इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बना है, इनकी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बना है। तो प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से पढ़ लेना। तो इस बार मान लो जैसे 2019 में क्लोरीन की प्रॉपर्टीज आया है, ठीक है, और हेलोजन में जनरली जो आता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी क्वेश्चन आता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्वेश्चन आता है। तो वो चीज़ अलग हो गई, वो उनकी एक तरह से पीरियोडिक बिहेवियर हो गया। बट यहाँ पर जो आया है ये इनकी प्रॉपर्टीज से आया। तो प्रॉपर्टीज़ आप ध्यान से पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन जो है इसमें से बन सकता है। जैसे नेक्स्ट टाइम आयोडीन के लिए बन सकता है, तो आयोडीन क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन है हमारा डैनियल सेल में होते हैं। डैनियल सेल में क्या होते हैं? देखो डैनियल सेल का जो टॉपिक आता है ये आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। कहाँ से आता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज विद्युत रसायन, वहाँ से ये टॉपिक बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डैनियल सेल होता है क्या है एक्चुअली, ये एक तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो क्या करता है, ये करता है कि जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उससे हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है या इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता है। तो ये इसका काम है। अब डैनियल सेल होता क्या है, देखो डैनियल सेल जो होता है ये सिस्टम है, इसमें 2 हाफ सेल होते हैं, ठीक है, मैं बना के दिखा देता हूँ। इस तरह से कंटेनर होता है 2, जिसमें सॉल्यूशन भरा रहता है। एक तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा रहता है और एक साइड भरा रहता है कॉपर सल्फेट का। जो लेफ्ट साइड है उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होता है ZnSO4 का, और इस वाले में होता है कॉपर सल्फेट का। तो अब यहीं से आगे का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिर देखना कि इसमें कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं। जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होते हैं, जिंक और आयरन Fe आयरन इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है, जिंक और सिलिकॉन इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है, या जिंक और सिल्वर इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में तो जिंक का इलेक्ट्रोड होता है,
ठीक है। एंड सिमिलरली अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, खास करके डैनियल सेल में। आउटर सर्किट में जो है एक कोई भी हम डिवाइस लगा लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का डिवाइस, जिससे हम करंट को माप सकें। गैल्वेनोमीटर लगा लो आप चाहे, और चाहे कोई बैटरी लगा लो, ठीक है, जिससे चार्ज करना हो, इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। और ये दोनों जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपस में सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड रहते हैं। इसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगा होता है जिसमें KCl या फिर NaCl का सॉल्यूशन भरा रहता है, ठीक। तो ये हमारे डैनियल सेल का एक छोटा सा मैंने बताया। तो डैनियल सेल में इलेक्ट्रोड किस चीज़ के होते हैं? जिंक और कॉपर के। इसके अलावा मैं बता दूं बाकी जो इलेक्ट्रोड है वो जनरली कोई सेल नहीं होता, बस इस तरह के सेल हम बना सकते हैं, लेकिन हम उनको डैनियल सेल नहीं कहते, फिर हम उनको गैल्वेनिक सेल कहेंगे। हम गैल्वेनिक सेल में किसी भी तरह का इलेक्ट्रोड लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे हम इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल सकते हैं, तो उसको हम गैल्वेनिक सेल कहेंगे। डैनियल सेल गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं, और सॉल्यूशन भी कॉपर और जिंक का ही यूज़ होता है, दैट इज़ जनरली सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डैनियल सेल था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बाहरी बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य उसमें यह परिवर्तन लाने में योगदान करता है। एक बाहरी बल द्वारा किसी पिंड पर कोई वर्क किया गया, ठीक है, तो उसमें किस चीज़ में चेंज आएगा? स्थितिज ऊर्जा में चेंज आएगा, कुल ऊर्जा में चेंज आएगा, गतिज ऊर्जा में चेंज आएगा या ऊष्म ऊर्जा में? तो देखो, बाहरी बल द्वारा दैट इज वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय एन एक्सटर्नल फोर्स कंट्रीब्यूट टू चेंज इन इट्स, किस में चेंज आएगा? पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक और हीट एनर्जी। तो बाहरी बल द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो जनरली जो चेंज आता है वो किस में आता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। किस में चेंज आता है? काइनेटिक एनर्जी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखो भाई, वर्क कैसे, मतलब मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, ठीक, अब रेस्ट पर है, अब उस पर किया गया कार्य, कार्य में क्या होगा? हमें फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, फोर्स लगाने के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो इसकी किस चीज़ में चेंज हुआ? इसकी सबसे पहले किस चीज़ में चेंज हुआ? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ, क्योंकि इसमें जनरली कोई ना कोई वेलोसिटी बनेगी, दैट इज उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। ओके, तो इसमें किस में चेंज होता है? काइनेटिक एनर्जी में। अब इसमें है एक और चीज़ बता दो, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्यों नहीं होता? जनरली पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है और किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है। जनरली अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोर पे है, ज़मीन पर है, तो उसमें कोई हाइट नहीं होती, जिसके कारण उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है सबसे कम होती है। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जैसे वो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, उस पर फोर्स लगता है, चलना स्टार्ट करता है, तुरंत से उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। तो इसलिए इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी दैट इज गतिज ऊर्जा है। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पूछा है। तो आवर्त सारणी देखो, पीरियोडिक टेबल से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे मैं कह सकता हूँ एक तरह से बेसिक जीके वाला क्वेश्चन है ये। बेसिक जीके दैट इज बेसिक जनरल साइंस का भी क्वेश्चन आप कह सकते हो, क्योंकि आवर्त सारणी में कोई इतना बड़ा क्वेश्चन तो इन्होंने पूछा नहीं, बस ये पूछा है विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि ऑर्डर में लगाओ, अरेंज करो, इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये बेसिक में हम कह सकते हैं, एडवांस नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। तो आवर्त सारणी अगर हम बात करें, पीरियोडिक टेबल की बात करें, ठीक है, इस तरह से पीरियोडिक टेबल अगर हम बनाएं एक तरह से फॉर्मेट में, सिंपल फॉर्मेट, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो होता है, मैं आपको बताता हूँ, वो राइट साइड से लेफ्ट बॉटम पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है। क्या करेक्टर इंक्रीज होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। कहाँ से? राइट से लेफ्ट बॉटम तक, ठीक है, इस तरह से। और अगर हम इसके अपोजिट जाएंगे, इसके हम अपोजिट जाएंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक जाएं, तो क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर इंक्रीज होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिलहाल उसने पूछा था मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा इनमें से? लोहा, तांबा, सीजियम, लिथियम। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे इस वाली जगह में, इस वाले सबसे पहले ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 में सबसे नीचे का एलिमेंट चाहिए होगा। सबसे नीचे का एलिमेंट वही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। ओके, तो सबसे नीचे का जो एलिमेंट होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? तो वो इनमें से कौन सा होगा? वो होगा सीजियम। कौन सा होगा? सीजियम। तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा होगा? सीजियम होगा, ठीक है। वैसे तो अगर बात करें, तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, तो ग्रुप 1 में कौन कौन से होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये होता है। तो होना तो फ्रेंशियम चाहिए, लेकिन इट इज़ नॉट इन ऑप्शन, ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं दिया। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है? सीजियम है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम हो जाएगा। अगर फ्रेंशियम होता तो फ्रेंशियम ही हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का आंसर होता। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में R, V तथा E क्रमशः कक्षा की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की गति और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा को दर्शाते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा क्वांटम संख्या n के अनुपातिक है? तो इन्होंने कहा कि that Bohr model hydrogen atom let R, V and E represent the radius of the orbit, speed of the electron and the total energy of the electron respectively. Which of the following quantity is proportional to the quantum number n? इनमें से कौन सी संख्या क्वांटम नंबर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ठीक है, बस ये बताना है। तो इसको कैसे कर सकता है? देखो, इसके लिए आपको ना जो इनके फॉर्मूले होते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, आपको उनको देखना पड़ेगा, ठीक है। R का फॉर्मूला, V का फॉर्मूला और E का फॉर्मूला। तो इसमें जो R का फॉर्मूला होता है, रेडियस की अगर मैं बात करूँ, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m
पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये होता है आर का फॉर्मूला। और अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला देखूँ तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 1/n जेड ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट। ये होता है किसका फॉर्मूला, ये होता है v का, वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला होता है। अगर हम देखें तो इन दोनों में ही n आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में n आ रहा है, तो अगर मैं n उसकी बात करूं, मतलब कि n के अनुपातिक कौन होगा, तो मैं r इंटू वी करके देख सकता हूं। अगर मैं r इंटू वी दैट इज रेडियस इंटू वेलोसिटी करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा n स्क्वायर अपॉन n। ठीक है, ये तो हो गया। और अंदर है h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m जेड स्क्वायर, ये तो हो गया r के लिए। और अंदर जेड ए स्क्वायर 2h अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला आ गया v से। तो अगर मैं देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, एक एच से एक एच कैंसिल, तो इट जस्ट रिमेन एच वी इज इक्वल एन अपॉन एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये रह गया एच अपॉन 2 पाई, बस ये रह गया। ठीक है, और एम भी रह गया। चलो, तो इतना सा रह गया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इस पूरे को अगर मैं कांस्टेंट मानूँ, क्योंकि मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो तो कांस्टेंट होता है, तो मास कांस्टेंट है, बाकी चीज़ें भी कांस्टेंट होती है, एच भी कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो ये सारा कांस्टेंट है। तो आर जो होगा, आर इंटू वी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एन के। तो बस इसमें से जो आंसर होगा वो होगा वी आर या फिर आर वी, हमारा आंसर होगा। बाकी इसमें से कोई भी क्वांटिटी जो है वो एन के प्रोपोर्शनल नहीं आएगी। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हमने किया, ऐसे नहीं किया मतलब तुक्का मार दिया कि भाई एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर वी है, नहीं। मैंने आपको फॉर्मूले से बताया कि फॉर्मूले से हम सॉल्व करके इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। ये चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन बेसिक नहीं है, ये थोड़ा सा आपके फॉर्मूला लेवल का क्वेश्चन है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, तभी आप इसे कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर मैं देखूँ तो ये क्वेश्चन जो आया है बोहर मॉडल से भी आता है, बोहर मॉडल में ही है। तो इसमें ज़्यादातर जनरली चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकती है, बोहर मॉडल निकालने के लिए, रेडियस निकालने के लिए आ सकता है। ओके, तो खैर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलों में घुमावों की संख्या 1:20 के अनुपात में है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में धारा का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया है ट्रांसफार्मर से। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है, फिजिक्स का टॉपिक है, उससे आया है। और जनरली ये जो टॉपिक आया ना, कुंडली में घुमावों की संख्या, फेरों की संख्या, ये हमेशा से आया है। 2021 में भी आपको देखने को मिलेगा, 2019 में भी, 2016 में भी ये क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन्होंने कहा कि धारा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर इज 1:20। द रेशियो ऑफ द करंट्स इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स विल बी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है रेशियो का, वो मैं आपको बताता हूँ। वो लगता है करंट इंटू द प्राइमरी अपॉन करंट इंटू द सेकेंडरी इज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू द सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इंटू द प्राइमरी कॉइल्स। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ठीक है, करंट के लिए देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर करंट पूछा गया है, तो करंट के लिए आप देख सकते हो कि टर्न्स के रेसिप्रोकल है। टर्न्स के क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी टू सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी है नंबर ऑफ टर्न्स में। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें, अगर आपको यहाँ तो धारा पूछी गई है, अगर आपको विभव पूछा जाता, पोटेंशियल पूछा जाता, तब क्या होता, तब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, दैट इज वी एस अपॉन वी पी ही हम रखते, वी एस अपॉन वी पी ही रखते। ठीक है, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है करंट, तो हम ये वाला यूज़ करेंगे, सिर्फ ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में घुमावों की संख्या कितनी है, 1:20, यानी NP अपॉन NS जो है वो 1:20 है, 1/20 है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो NS अपॉन NP कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20/1 विच इज़ इक्वल टू IP अपॉन IS। तो यही बस हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो IP और IS का जो रेशो आया वो कितना आया, 20:1 का रेशो आया। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होता है वो कितना होता है बताओ, वो आता है हमारा 20:1, दैट इज बी इज द आंसर। कौन सा आंसर आता है, बी आंसर इसमें आता है 20:1। ठीक है, स्क्वायर वाला कोई सा भी नहीं होगा, 400 वाला तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर के लिए दोनों में से कोई सा फॉर्मूला यूज़ नहीं होता। ओके, हाँ, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, एल्काइल हैलाइड को एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया में अंतर्निहित है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये केमिस्ट्री का है। ठीक है, और केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक से मिलता है। ठीक है, जनरली 2 टॉपिक मैं इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। पहले तो मैं कर सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ है एल्किल हैलाइड्स की, या फिर मैं बात करूँ हेलो एल्कीन्स की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स। फ्रेंड्स, एक एक टॉपिक की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हेलो एल्केन्स मैंने बता दी कि हेलो एल्केन्स में से आप चाहो तो हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, सब कुछ एक एक चीज़ के एक एक रिएक्शन की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप उसे वहाँ से देख सकते हो कि रिएक्शन किस तरह से होती हैं,
सारी रिएक्शन को एक्सप्लेनेशन की गई है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। केवल ऐसा नहीं है कि यूपीटीजीडी में शॉर्ट में मैंने आपको सिलेबस कराया, नहीं, मैंने पूरा डिटेल में सिलेबस आपको दिया है, सारा कंटेंट डिटेल में दिया है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन करते हुए। जैसे यहाँ पर मैं आपको आंसर बताए और साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ में आपको कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, अगर किसी में कोई कंसेप्ट है तो वो कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में भी आ सकता है, और सेकंड थिंग्स ये आ सकता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में भी आ सकता है। दो तरह का क्वेश्चन ही बन सकता है प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में, क्योंकि हम एल्किल हैलाइड से एल्कोहल बना रहे हैं, तो दो जगह ही आपको क्वेश्चन मिल सकता है। खैर, अब बात करते हैं कि इन्होंने पूछा क्या है कि ये जो एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल बनाने की प्रक्रिया है, ये किस टाइप की रिएक्शन है एक्चुअली। योगात्मक अभिक्रिया है, पुनर्व्यवस्था अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, या डिहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया है। एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट, सब्स्टिट्यूशन, या फिर डिहाइड्रोहैलोजनेशन। तो ये जो रिएक्शन है फ्रेंड्स, आपको करके बताता हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड है हम उसे आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एल्काइल हैलाइड आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है OH। यहाँ जो OH न्यूक्लियोफाइल है वो X को सब्सटीट्यूट करता है और उसकी जगह जुड़ता है, दैट इज ROH बनता है, और इसमें से जो हेलोजन है वो निकल के अलग हो जाता है, ठीक। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी, यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर हुआ एक तरह से सब्सटीट्यूशन। क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये हमें पता लग गया, प्रतिस्थापन रिएक्शन हुई। कौन सी रिएक्शन हुई, प्रतिस्थापन हुई। और प्रतिस्थापन में भी अगर मैं देखूं तो क्योंकि जो OH है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी लिख सकता था। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दैट इज प्रतिस्थापन में भी हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक भी लग के अगर आ जाता तो भी हम इसको बता सकते थे। इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। योगात्मक नहीं है क्योंकि कोई चीज़ जुड़ नहीं रही, सिर्फ इसमें सब्सटीट्यूशन हो रहा है। पुनर्व्यवस्था नहीं है, रीअरेंजमेंट भी नहीं हो रहा है। एटम्स, ऐसा नहीं है कि एक ही कंपाउंड के अंदर जो एटम्स है अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह चले गए हों, वो भी नहीं है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन तो इसलिए प्रतिस्थापन है। और विहाइड्रोहैलोजनीकरण में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन हटता है, साथ साथ एक हैलोजन भी हटता है, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन कहाँ हटेगा, इसमें तो हैलोजन पहले से ही है, तो इसमें डिहाइड्रोहैलोजनीकरण नहीं होगा, डिहाइड्रोहैलोजनेशन नहीं होगा, ओके। क्योंकि अगर वो होता तो इसमें एल्किन बनता, ना कि एल्कोहल, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कौन सी रिएक्शन है, यह है न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ईंट और पाइन लकड़ी की ऊष्मीय चालकता क्रमशः 0.6 और 0.13 वाट मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड है। कितनी मोटाई की ईंट में 5 सेंटीमीटर पाइन की जितनी ही ऊष्मा की रोधन क्षमता होगी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कहाँ से आया, ये क्वेश्चन आया आपका थर्मो वाले चैप्टर से, दैट इज हीट से, ओके। अब इन्होंने पूछा क्या है, ध्यान से सुनना। देखो इन्होंने ऊष्मीय चालकता दी 2 सब्सटेंसेस की और एक सब्सटेंस की थिकनेस दे दी, और कहा है कि अगर दूसरा सब्सटेंस की थिकनेस भी उतनी हो तो उन दोनों की रोधन क्षमता एक दूसरे से क्या कंपैरिजन में कितनी होगी, बस इतना सा इन्होंने पूछा है, ठीक। तो अब बात करते हैं ऊष्मा रोधन क्षमता, दैट इज होती क्या है, इंसुलेटिंग एबिलिटी। इंसुलेटिंग एबिलिटी को हम यहाँ रेजिस्टिविटी भी कह सकते हैं। देखो किसी चीज़ को रोकना, जनरली हीट को रोकना, हीट रेजिस्टेंस हो गया, और अगर हम करंट को रोकने की बात करें तो करंट का रेजिस्टेंस हो गया। तो मैं यहाँ पर ऊष्मा रोधन क्षमता को आपको इंसुलेटिंग पावर और या फिर उसे रेजिस्टेंस कह के बताऊँगा, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला हमें देखना है, ठीक है, और ये करना कैसे है वो बताता हूँ। देखो भाई, हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है ईंट की भी और पाइन वुड की भी ऊष्मीय चालकता, और साथ साथ में पाइन वुड की थिकनेस दी हुई है। ईंट की थिकनेस हमें बतानी है, बस हमें आर दोनों के बराबर रखने हैं, ओके, क्योंकि उसने कहा ना जितनी ही ऊष्मा रोधन क्षमता होनी चाहिए, ऐसे करेंगे। तो आर का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, या ऊष्मा रोधन क्षमता का या फिर इंसुलेटिंग पावर का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंसुलेटिंग एबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है थिकनेस अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होता है, थिकनेस अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, थिकनेस अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी। तो ऊष्मारोधन क्षमता का फॉर्मूला हमारा आ गया थिकनेस अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि पाइन वुड की क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो पाइन वुड की अगर मैं बात करूँ तो क्या हमें थिकनेस दी हुई है, पाइन वुड की थिकनेस बिल्कुल दी हुई है 5 सेंटीमीटर। बस इसके कंपैरिजन में ईंट की थिकनेस बतानी है तो ईंट की थिकनेस नहीं दी गई, पाइन वुड की दी गई है, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करूँ, पाइन वुड की थर्मल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो वो कितनी है, वो है 0.13, ठीक है, 0.13 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड ये है।
अब देखो यहाँ पे ना वाट में मीटर दिया हुआ है, जब यहाँ मीटर दिया हुआ है तो मुझे जो थिकनेस है वो भी मीटर में रखनी पड़ेगी, दैट विल बी 0.05 मीटर में इसे बना लूंगा। ओके, तो ये तो पाइनवुड के लिए केस हो गया। अब बात करते हैं ब्रिक के केस के लिए। तो ब्रिक के केस की अगर बात करूं तो थिकनेस तो हमें पता नहीं है, क्योंकि उसने कहा कितनी मोटाई की ईंट, तो कितनी में दैट इज थिकनेस हमें नहीं पता, तो इसको मैं रख लेता हूँ कि टी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, थर्मल कंडक्टिविटी की अगर बात करूँ तो ये तो दी हुई है उन्होंने, ये कितनी दी हुई है 0.6 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, ये दी हुई है। अब दोनों की सब चीज़ हमें पता है, तो बस इनके जो रेजिस्टेंस है, इंसुलेटिंग पावर है, उनको इक्वलेट करना है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिक विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ पाइनवुड। ओके, तो रेजिस्टेंस ऑफ ब्रिक दैट इज थिकनेस अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी टी अपॉन के ऑफ ब्रिक, ठीक है, विल बी इक्वल टू टी अपॉन के ऑफ पाइनवुड, ये हमें पता है। अब दोनों की वैल्यू रखेंगे, ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारे पास थिकनेस अपॉन कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक कितनी आएगी, बताओ कितनी आएगी, ये आएगी 0 पॉइंट, थिकनेस तो हमें नहीं दी गई तो टी आ जाएगा एज इट इज, और के जितनी है 0.6 विल बी इक्वल टू, ठीक है, थिकनेस ऑफ पाइनवुड दैट इज 0.05 अपॉन ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है 0.13 आ जाएगा। ठीक, इसको जब हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास थिकनेस आ जाएगी किसकी, ब्रिक की थिकनेस आ जाएगी, दैट इज टी विल बी इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.6 डिवाइडेड बाय 0.13। ठीक है, इस तरह से हमने ऐसे किया। तो यहाँ से जब आप टी सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा 23.23 मीटर में आएगी थिकनेस, 0.23 मीटर, और क्योंकि हमें आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये हो गया 23 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर आया ए 23 सेंटीमीटर। सो ए विल बी द आंसर। ओके, आई होप कि अंडरस्टैंड हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9th भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और ये भी मैं आपको बता दूं ये भी हीट वाले चैप्टर से ही है। ठीक है, ये भी हीट वाले चैप्टर से है, बस ये दूसरा टॉपिक है उसमें है। और देखते हैं पढ़ के एक बार। 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर की आयताकार धातु की प्लेट ई जूल पर सेकंड ऊर्जा उत्सर्जित करती है। देखिए, ऊर्जा उत्सर्जन का जब भी प्रश्न आएगा, ठीक है, ऊर्जा उत्सर्जन का जब भी प्रश्न आएगा, समझ जाना ये स्टीफन वाले लॉ से है, स्टीफन लॉ ऑफ इमिटेड रेडिएशन, इमिटेड रेडिएशन से है। ठीक है, उसी से उसमें उत्सर्जन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वहीं से आया है। और यदि उसकी लंबाई चौड़ाई दोनों आधी कर दी जाए तो तापमान को 327 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाए तो उत्सर्जन की दर क्या होगी। ठीक है, ये कह रहे हैं रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट 8 × 4 सेंटीमीटर एट 127 डिग्री सेल्सियस इमिट्स ई जूल पर सेकेंड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर मेटल की प्लेट है, आयताकार मेटल की प्लेट है जो 8 × 4 सेंटीमीटर के उसकी है क्षेत्रफल की, तो 127 डिग्री सेल्सियस पर ई जूल पर सेकंड की ऊष्मा उत्सर्जित करती है। ई की कोई वैल्यू नहीं दी, मतलब इन्होंने कह दिया कि ई रखो। ठीक है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों आधी कर दी जाए और टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो अब कितनी हीट उत्सर्जित करेगी, ये हमें बताना है, बस इसको हमें निकालना है। तो क्योंकि ई की कोई वैल्यू नहीं दी गई तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो ई के मल्टीपल में आएगी, बस वही देखना है कितनी आएगी। तो मैंने बताया कि ऊर्जा उत्सर्जन से, और ऊर्जा उत्सर्जन का जो हमारा होता है वो होता है स्टीफन्स लॉ। स्टीफन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्टीफन लॉ का, E इज इक्वल सिग्मा ए टी टू द पावर 4, ये हमारा फॉर्मूला होता है स्टीफन लॉ में। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आपको जरूर मिलना ही मिलना है इस वाले से। ऊर्जा उत्सर्जन से अगर क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता दूं, ब्लैक बॉडी से आता है, कोई ऑब्जेक्ट आता है, कोई स्फीयर आता है, अगर वो उससे ही कहते हैं कि इतने टेम्परेचर है, इतना क्षेत्रफल है, कितनी हीट रिलीज करी गई, तो वो इसी से निकलेगा। ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने बस कंडीशन दे दी कि पहले ऐसा था, दूसरे में चेंज कर दिया, तो क्या हुआ, बस ये निकालना है। तो अब देखो, सुनो ध्यान से, इसे कैसे करेंगे। हम मान लेते हैं कि पहले वाले केस में जो हमारी हीट है वो E1 है। ठीक है, कितनी रिलीज हुई, E1 रिलीज हुई, और सिग्मा तो एज इट इज रहता है क्योंकि सिग्मा एक कांस्टेंट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं सब्सटेंस की, तो ये सेम रहता है। ए दैट इज A1 एरिया ऑफ द फर्स्ट केस, एंड T दैट इज T1 टू द पावर 4 टेम्परेचर एट द फर्स्ट केस, एंड T टू द पावर 4, ये रखेंगे हम पहले के लिए। दूसरे के लिए हम क्या रखेंगे, E2 विल बी इक्वल, सिग्मा तो सेम रहेगा क्योंकि सबस्टेंस सेम है। ओके, A2 इंटू T टू द पावर 4, ये रखेंगे हम दूसरे केस के लिए। अब हम यहाँ से देखते हैं कि A कितना है, एरिया कितना है, A1 दैट इज एरिया कितना है, 8 × 4 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और T1 की अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो 127 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन हमें पता है जब भी हम केमिस्ट्री फिजिक्स से क्वेश्चन करते हैं तो डिग्री सेल्सियस में नहीं रखते, किस में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। सो वी विल ऐड 273,
को ऐड कर देंगे, 273 को इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 केल्विन। इसी तरह से इसमें देखो A2 की अगर मैं बात करूं तो वो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई दोनों आधी कर दी थी, यानी 8 है तो 4 कर दी, 4 है तो 2 कर दी, दैट इज एरिया विल बी 4 इंटू 2, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया रह गया। और अगर T2 की बात करूं तो T2 कितना कर दिया था 327 डिग्री सेल्सियस, तो 327 प्लस 273 दैट इज 600 केल्विन हो जाएगा। तो ये आ गए। अब इनसे हमें कंपैरिजन करना है, पहले तो E1 और E2 निकाल लो, फिर आराम से इनकी तुलना कर देंगे, या फिर हम इन्हें एक साथ भी कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे E2 अपॉन E1, ठीक है। E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा A2 T टू द पावर 4 अपॉन सिग्मा A1 T1 पावर 4, ये हो जाएगा। अब देखो, अब हम सारी की सारी वैल्यू रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू जितनी बार मेरे पास वैल्यू है वो रखेंगे। देखो E2 तो हमें निकालना है, E2 तो उसने कहना दूसरे केस में निकालना है, और E1 दैट इज E जूल पर सेकेंड है तो वो हमने रख लिया E, ठीक। सिग्मा एज इट इज रहेगा। A2 कितना था, A2 8 था, दूसरे केस में 4 गुना 2 करके 8 आया था। T2 कितना था 600 टू द पावर 4 अपॉन सिग्मा इंटू 32 इंटू 400 टू द पावर 4, ये हो गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, और 8/32 दैट इज 1/4 रह जाएगा, और 600/400 टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। जो कि अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1/4 और 6/4 दैट इज 3/2 द पावर 4 हो गया। तो E2 विल बी इक्वल टू 1/4 इंटू 3 टू द पावर 4 दैट इज 81, और 2 द पावर 4 दैट इज 16 इंटू E हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 81/64 E। तो E2 बराबर कितना आया, E2 बराबर आ गया 81/64 E आ गया, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि E की कोई वैल्यू नहीं दी गई है, फर्स्ट वाली टर्म्स में E की हमारी कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो इसलिए जो हमारा आंसर आया वो भी E की टर्म्स में आया। अगर कोई वैल्यू दी जाती तो उससे मल्टीप्लाई हो जाती, बस इतना सा है। तो इसमें जो आंसर आया हमारा, क्या आंसर आया फ्रेंड्स, देखते हैं। इसमें बी आंसर हमारा आता है 81/64 इंटू E। सो बी इज द आंसर, ठीक है। ये हमने इस तरह से किया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक खास बात यह है कि ऑब्जेक्ट के साथ ही कुछ ना कुछ चेंज किया इन्होंने, तो कि लंबाई चौड़ाई घटा दी, टेम्परेचर बढ़ा दिया। हो सकता है आपका ऐसा भी आ जाए कि दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग, ठीक है, और सब कुछ अलग है, सब कुछ चेंज, ठीक है। बस एक चीज़ कर देंगे कि अगर एक मतलब एक से इतनी ऊष्मा निकल रही है तो दूसरे से कितनी निकलेगी, ठीक है। अगर सिग्मा सेम है तो जाहिर सी बात है सेम अमाउंट ऑफ हीट को हम निकालेंगे, मतलब रेशो रख के निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सिग्मा अलग अलग है ना, तो वो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं कि एक की इतनी है तो दूसरे की इतनी। वो क्या देगा, दोनों की ऊष्मा का रेशो देगा, फिर आपको वो निकालने के लिए देगा कि इससे इतनी निकल ली तो दूसरे से इतनी निकल ली, उनका रेशो बताओ। इस तरह के क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, उनमें अंतर बताओ, इस तरह की चीज़ आपको दे सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह क्वेश्चन था, और मैं आपको बता दूं इस टॉपिक को रामबाण समझ लो, इससे क्वेश्चन आपको आना ही आना है। ये फॉर्मूला आप रट के भाग जाओ बिल्कुल, दैट इज E इज इक्वल सिग्मा A T दी पावर 4, ओके। और कभी भी टेम्परेचर से मत घबराना, क्योंकि टेम्परेचर जनरली अगर रेशो में आते हैं तो वो कट जाता है ईजिली, ठीक है। तो आप आराम से कर लेंगे। खैर, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की। अनुप्रस्थ तरंगों की एक किरण जिसका कंपन उसकी गति की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होता है, वह होती है। इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तरह से कहूँ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों की एक किरण जिसके कंपन उसकी दिशा में सभी दिशाओं में होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो वेव से आया है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगे दैट इज वेव से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, और बहुत ही आसान भी है, ठीक है। और अगर आप कहो तो वेव से भी हो सकता है, वेव ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चन मिल सकता है। वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन हमें मिल जाता है, ठीक। तो ये कहना है ऐसा तरंग की एक किरण जिसके कंपन उसके गति की दिशाओं के सभी दिशा में है, तो वह तरंग किस प्रकार की है, ध्रुवीकृत है, अध्रुवीकृत है, खंडित है या विवर्तित है, ठीक। ये हमें बताना है। दैट ए बीम ऑफ ट्रांसवर्स वेव हुज वाइब्रेशन अकर्स इन ऑल डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। कि एक ट्रांसवर्स वेव है, मान लो वो सीधी जा रही है, और इसके जो मोशन है पार्टिकल्स का वो हर एक डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में नहीं, वो हर एक डायरेक्शन में, 3D में, मतलब हर तरफ से उसके मोशन हो रही है। तो इस वेव को किस टाइप की वेव कहेंगे, ठीक है। क्या ये ध्रुवीकृत है, क्या अध्रुवीकृत है, खंडित है, विवर्तित है। तो इसका जो आंसर आएगा फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, इसका आंसर है अध्रुवीकृत, दैट इज अनपोलराइज्ड। क्या आंसर है इसका, अनपोलराइज्ड, बी आंसर होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो ध्रुवीकृत वेव में केवल एक प्लेन में वाइब्रेशन होते हैं। ध्रुवीकृत में क्या होते हैं, सिर्फ ओनली अ सिंगल प्लेन वाइब्रेशन। कैसे होते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेशन होता है, ठीक है। खंडित
किसी टाइप की वेव नहीं होती। खंडित मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं जो खंडित वेव हो, या मैं इसे कह भी सकता हूँ कि अगर इरेगुलर सरफेस से निकल के गई है तो उसे हम खंडित वेव कह सकते हैं। विवर्त में क्या होता है? विवर्त में होता है बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प कॉर्नर, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द शार्प कॉर्नर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, शार्प कॉर्नर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ये एक फेनोमेना है। ठीक है, तो विवर्तन या डिफ्रैक्शन क्या है? एक फेनोमेना है, तो ये अलग चीज़ है। ठीक है, और अगर हम मोशन की बात करें, वेव ऑप्टिक्स की बात करें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अध्रुवीकृत, जिसके प्लेन जिसके वाइब्रेशन सभी दिशाओं में होते हैं। एक दिशा में होती है तो ध्रुवीकृत होती है, सभी दिशाओं में अध्रुवीकृत। विवर्तक मैंने बता दिया बेंडिंग ऑफ लाइट, और खंडित का मतलब तो इरेगुलर, अगर वो किसी चीज़ से टकरा के गई है तो अलग अलग दिशाओं में भाग जाएगी, तो बस उसे खंडित कह सकते हैं बस। खैर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्न में से सर्वाधिक द्रव्यमान वाला इनमें से कौन सा है? इनमें से बताना है कि सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होगा। Fe के 40 ग्राम, भाई 40 ग्राम है तो 40 ग्राम द्रव्यमान होगा। NTP पर N2 के 6 मोल, ये चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। चांदी के 0.2 ग्राम, 2 ग्राम है तो 0.2 ही ग्राम होगा, उसमें क्या चेंज होगा। और कार्बन के 10 की घात 23 परमाणु। ओके, तो अमंग द फॉलोइंग द वन हैज़ द हाइएस्ट मास इज। अब ये आया कहाँ से है? देखो ये मैं बताऊँ ना, ये एक तरह से आपके मोल कंसेप्ट से भी आया है। मोल कंसेप्ट में, मोलर मास में इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये आया है वहाँ से। ओके, खैर, तो अब आपको बताना है कि हाईएस्ट मास किस में है। 40 ग्राम ऑफ Fe, भाई 40 ग्राम है तो 40 ही ग्राम है, ना कम ना ज़्यादा, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी। 6 मोल ऑफ N2, इसका हमें निकालना पड़ेगा। 6 मोल ऑफ N2, 6 मोल्स ऑफ N2 एट NTP का हमें बताना पड़ेगा कितने ग्राम होते हैं, हाउ मेनी ग्राम्स। ओके, तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो, एक मोल में कितने होते हैं ग्राम? 1 मोल ऑफ N2 विल कंटेन 28 ग्राम, 28 ग्राम होते हैं भाई। नाइट्रोजन का एक एटम का भार 14, 2 का भार 28, ठीक है, तो 28 ग्राम होते हैं। तो 6 मोल में कितने हो गए? 6 मोल ऑफ N2 विल कंटेन 28 मल्टीप्लाई 6, ठीक है, 28 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 168 ग्राम हो गए, 168 ग्राम हो गए। तो 6 मोल में कितने हैं N2 के? 168 ग्राम है। सिल्वर के 0.2 और 10 की घात 23 एटम ऑफ कार्बन, इसमें क्या रहेगा? देखो, हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने होते हैं भाई? 1 मोल होते हैं। 1 मोल कार्बन का मतलब क्या है कि 12 ग्राम होता है। तो अगर मैं रेशो देखूँ तो लगभग 10⁻23 में भी तो 1 ही मोल होगा, और अप्रोक्सीमेटली 12 ही ग्राम होंगे। तो इसमें सिर्फ कितने? 12 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा मास किसका आया इसमें? सबसे ज़्यादा मास आप खुद देख लो, 168, दैट इज 6 मोल ऑफ N2 का आया 168 ग्राम। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक फ्रेंड, देखो यहाँ तो एक चीज़ सिंपल इन्होंने दी कि Fe के 40 ग्राम दे दिए, चांदी के 0.2 ग्राम दे दिए, ये जस्ट होपलेस करने के लिए दी गई है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी थी। लेकिन अगर हम बात करें तो हो सकता है आपको ना सबका मोल्स दे दे, वो दे दे कि Fe के 40 मोल्स या 4 मोल्स, चांदी के 0.2 ग्राम की बजाय 0.2 ग्राम मोल्स, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन करा ना N2 वाला, इसी तरह से आपको उनके मोल्स को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग देयर मोलर मास। ओके, तो हम यहाँ से एक कंसेप्ट क्या निकाल सकते हैं? हमें पता है कि मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मोल्स विल बी गिवन मास, जो भी हमारा मास होगा वो आ जाएगा। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का फॉर्मूला होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, अगर हमारे मोल्स निकालने के लिए आ जाए तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना। मैंने बता दिया मोल कंसेप्ट से है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मोलर मास वाले टॉपिक से है। ठीक, आप इसको तैयार कर लेना। बस एक ही क्वेश्चन आया था इसमें मोल्स का, और तो है नहीं है। खैर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एक 2.5 किलोग्राम लोहे की गेंद का व्यास 1.2 किलोग्राम एल्युमिनियम की गेंद के जितना ही है। ये कहना है एक लोहे की गेंद है 2.5 किलो की, जिसकी जो व्यास है, जिसका डायमीटर है 1.25 किलोग्राम एल्युमिनियम की गेंद के जितना ही है। इन दोनों को एक चट्टान से गिराया जाता है, उनके ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या समान होता है? भाई, दो चीज़ अगर ऊपर से गिर रही हैं, ठीक है, और फ्रिक्शन लेस एरिया अगर हम माने, तो हमें पता है दोनों के दोनों ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरती है, दोनों के दोनों ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरती है, यानी उन पर एक एक्सेलेरेशन लगता है जी। और ये ना, चाहे ऑब्जेक्ट भारी हो, ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट हल्का हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, जी विल बी सेम फॉर ऑल, जी विल बी सेम फॉर ऑल, जी सबके लिए सेम रहता है, चाहे एक पंख हो, ठीक है, और चाहे हमारा 1 किलोग्राम या 2 किलोग्राम का पत्थर हो, जी सबके लिए सेम रहता है। तो इसमें क्या सेम रहेगा? त्वरण, संवेग, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? तो इसमें क्या सेम रहता है? सिर्फ त्वरण, ए। एक्सेलेरेशन सेम रहता है, और एक्सेलेरेशन भी पता कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण, दैट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सेम रहता है, दैट इज जी सेम रहता है ऊपर से नीचे में गिरती हुई चीज में, और कुछ नहीं चीज सेम रहता, सब चेंज होता रहता है।
ठीक है। मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल एम इंटू वी। तो अगर v चेंज होगी, वेलोसिटी नीचे जाते हुए इंक्रीज होती है, दैट विल नॉट सेम। ठीक है। गतिज ऊर्जा एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज विल बी नॉट चेंज। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, एम जी जो होती है, नीचे जाते हुए हाइट घटती चली जाती है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई जमीन से घटती चली जाती है, तो ये भी सेम नहीं होगा। ठीक है, ये भी सेम नहीं होगा और संवेग भी सेम नहीं होगा। तो केवल क्या सेम होता है, गुरुत्वीय त्वरण, दैट इज जी विल बी कॉन्स्टेंट। ओके, तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वह उपयुक्त अभिक्रिया जो बेंजीन को टोल्यूइन में बदलेगी। हमें बताना है इनमें से कौन सी क्रिया से हम बेंजीन को टोल्यूइन में बदल सकते हैं। एल्डोल संघनन, हाइड्रोजनीकरण और योगात्मक, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसिलेशन, जिसके बाद अपचयन होता है। तो इन्होंने कहा द सुटेबल रिएक्शन दैट कन्वर्ट द बेंजीन टू टोलुइन। बेंजीन को आपको टोलुइन में बदलना है, तो कौन सी अभिक्रिया से बदलेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन से, हाइड्रोजनेशन से, फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडल क्राफ्ट एसिलेशन, ये हमें बताने थे। तो इसमें देखो ध्यान से सुनना, बेंजीन टू टोलुइन हमें बदलना है, बेंजीन टू टोलुइन। अब बेंजीन और टोलुइन में देखो क्या होता है, बेंजीन में हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, टोलुइन में बस इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, एक CH3 ग्रुप जुड़ जाता है। कैसे, ऐसे, ये यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ इस तरह से, चाहे आप टॉप पे जोड़ लो चाहे इधर जोड़ लो, ठीक है, ये हो जाता है। तो बेंजीन से CH3 वाला तक जाना है, तो इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, देखो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, दो एल्डिहाइड, ठीक है, या तो दो एल्डिहाइड और एक एल्डी प्लस एक कीटोन आपस में जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो ओल ग्रुप और एक एल्डी ग्रुप। ठीक है, दोनों एक साइड होते हैं। ठीक, तो इसलिए इसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में तो एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात होती है, यहाँ बात कर रहे हैं बेंजीन की, तो एल्डोल कंडेंसेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाइड्रोजनीकरण और योगात्मक, हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन। अब भाई हमें CH3 का कराना है, हाइड्रोजन का थोड़ी कराना है। और बेंजीन के पास हम अगर जोड़ेंगे भी हाइड्रोजन तो कहाँ जोड़ेंगे, ज़्यादा ज़्यादा ये साइक्लोहेल्केन बन सकता है, लेकिन टोलुइन तो नहीं बन सकता। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण भी नहीं होगा, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये हो सकता है। देखो ये क्यों होगा, अब सुनना ध्यान से, इसमें क्या होता है, जो बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, फिडल क्राफ्ट एल्किलेशन में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हेलो एल्केन से, दैट इज CH3Cl से। ओके, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, विच आल्सो नोन एज द हाइड्रोजन कैरियर। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकलता है और यहाँ से एक Cl निकलता है, दैट इज HCl माइनस हो जाता है, HCl माइनस हो जाता है। अब जहाँ से बेंजीन के ऊपर से हाइड्रोजन निकला, वहीं जाके ये CH3 क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, वहीं जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो फिडल क्राफ्ट एल्किलेशन में ये हमारा जो कंपाउंड है वो बन जाता है। कौन सी रिएक्शन में, फिडल क्राफ्ट एल्किलेशन में, फिडल क्राफ्ट एल्किलेशन, एल्काइलेशन या एल्किलीकरण, ठीक है, में हमारा क्या बनता है, टोलुइन बनता है, बेंजीन से टोलुइन बनता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है एंड सी विल बी द आंसर। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, सी विल बी द आंसर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब एक और रिएक्शन इसमें देख रखी है, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। भाई ये क्या होती है, देखो इसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन के साथ ही हो जाएगा ये भी, तो बेंजीन पर ना एसाइलेशन, दैट इज CH3CO होल ट्वाइस O, एसिटिक एनहाइड्राइड इसे हम कहते हैं, इसकी रिएक्शन कराई जाती है। किसकी रिएक्शन, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन में देखो होता क्या है, अब की बार यहाँ पर बेंजीन के ऊपर CH3 के साथ साथ CO जुड़ता है, दैट इज COCH3, इस तरह से जुड़ता है, इस तरह से। अब आप कहोगे सर इसमें ये कहाँ से आ गया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखना, मैंने इसको CH3CO और CH3CO ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से इसको तोड़ो ऐसे, ये वाला पार्ट तो हमारा किस पे जुड़ गया, बेंजीन के ऊपर जुड़ गया, CO की साइड से, ठीक है, जुड़ गया। अब ये हमारा बचा, अब जहाँ पर बेंजीन पे जुड़ा वहाँ से एक हाइड्रोजन भी तो निकलेगी, वहाँ से एक हाइड्रोजन भी निकलेगी, वो हाइड्रोजन जो नीचे वाला CH3CO है उसके साथ चली जाती है, दैट इज एसिटिक एसिड भी इसमें बनता है। क्या बनता है, इसमें एसिटिक एसिड भी बनता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है बताओ, COCH3, दैट इज इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेंजीन फिनॉन, दैट इज एसिटोफिनॉन। क्या बोलेंगे इसको हम, एसिटोफिनॉन। ओके, ये हमारा एसिटोफिनॉन है, तो ये बनता है। तो केवल और केवल टॉलरेंट बनाने के लिए कौन सी रिएक्शन होता है, फिडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण या फिर एल्किलेशन।
ठीक है, आई होप कि इतने क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज़ की जरूरत है, जो यूपी टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को, हर एक टॉपिक को डिटेल में बताते हुए सिलेबस कवर कराया है, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकों पर इस तापमान का एक जैसा अंकित मूल्य होता है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कौन सा पॉइंट ऐसा होता है जिसपे दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं, दैट इज़ -40 डिग्री। ये आप ध्यान रखना कि -40 पर, ठीक है, -14 डिग्री सेल्सियस पर -14 डिग्री ही फ़ारेनहाइट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, बहुत ईजी सा है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि -40 वाला पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम होते हैं। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी लगानी पड़ेगी, कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ओके, ये कह रहे हैं यदि एक्स और वाई द्रव्यमान के नाभिकों को एक साथ जोड़ा जाता है और उससे एम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाया गया है, तो क्या x प्लस वाई इज इक्वल एम होगा, या x प्लस वाई विल बी ग्रेटर देन एम होगा, या x प्लस वाई विल बी लोअर देन एम होगा, या x एम प्लस एक्स इज इक्वल वाई होगा? ये हमें बताना है। ये कह रहे हैं इफ न्यूक्लियर ऑफ मासेस x एंड y are fused together to form a nucleus of mass m, then what will be condition will be true? इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी? तो अब ध्यान देना, हमें पता है कि जब भी दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, तो उनसे एक मान लो बड़ा नाभिक बन गया, ठीक है, एक x जुड़ा, एक y जुड़ा और एक नाभिक बन गया। लेकिन हमें पता है कि जब भी कोई नाभिक की रिएक्शन होती है, या न्यूक्लियर रिएक्शन जिन्हें हम कहते हैं, वो होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है, दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये और क्या रिलीज करते हैं? एनर्जी भी रिलीज करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल एम प्लस एनर्जी, इसमें से एनर्जी भी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी आती है, ये आती कहाँ से है? ये जो मास होता है, माइनर सा जो मास होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, इक्वेशन इज इक्वल ई इज इक्वल एम सी स्क्वायर से। ठीक है, यानी जितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, वो होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हमने x और y को जोड़ा जिससे m बना, ठीक है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि x प्लस वाई में से कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या नुकसान हुआ? बताओ, क्या निकल गई? एनर्जी निकल गई, एनर्जी निकल गई, तब जाके m के बराबर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई का टोटल जो मास होगा वो ज़्यादा होगा किससे? m से। भाई m में तो कमी जाएगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एनर्जी भी निकलेगी। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो इक्वेशन नंबर बी जो होता है वो सही हो जाती है, क्योंकि x प्लस वाई टोटल मास में से कुछ ना कुछ एनर्जी निकली, थोड़ी सी एनर्जी निकलने के बाद जो बचा वो मास m को मिला, तो m तो x प्लस वाई के टोटल से कम ही होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो इसलिए जो आंसर आता है वो क्या आता है? बी आंसर आता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी होगा। और ध्यान देना, नाभिक की बात हो रही है, तो नाभिक की जो रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, इसलिए हमने एनर्जी को रिलीज किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लैक्लांशिया शेल और डैनियल शेल इसके उदाहरण हैं। दोनों शुष्क सेल हैं, दोनों गीले सेल हैं, एक शुष्क और एक गीला, पहले वाला गीला और दूसरा शुष्क। लैक्लांशिया एंड डैनियल सेल आर एग्जांपल ऑफ, बोथ आर ड्राई सेल, बोथ आर वेट सेल। फर्स्ट इज ड्राई सेल, दैट इज लैक्लांशिया इज ड्राई सेल एंड द डैनियल इज वेट, एंड into the D option, that is Lagrange is wet cell and the Daniel is dry cell। तो बात समझिए ध्यान से, जो लैक्लांशिया होता है, लैक्लांशिया सेल, इसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। क्या बोलते हैं? ड्राई सेल बोलते हैं। ये जनरली हमारे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि हमारे रिमोट कंट्रोल हो गए, ठीक है, रिमोट कंट्रोल हो गए, उनमें डलता है। जो हमारी दीवार घड़ी होती है, दैट इज़ वॉल वॉच, वॉल क्लॉक, उसमें डलता है। ठीक है, उन सब में ये यूज़ होता है। पेंसिल सेल भी बोलते हैं, इस टाइप का होता है। ठीक है, ये ड्राई सेल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ड्राई सेल, और इसे भी लैक्लांशिया सेल कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया ड्राई सेल। अगर डैनियल सेल की बात करूँ, मैंने अभी बताया था, उसमें क्या होता है? जिंक और ZnSO4 के सॉल्यूशन में होता है। ठीक, और जो कॉपर सल्फेट होता है उसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। तो इसमें तो सॉल्यूशन है, इसमें क्या है? इसमें सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन वाले ड्राई सेल थोड़े होते हैं, सॉल्यूशन वाले क्या होंगे? वेट सेल होंगे, दैट इज क्या होंगे? वेट सेल होंगे। तो इसमें हम ही कह सकते हैं कि लैक्लांशिया ड्राई सेल हुआ और डैनियल वेट सेल हुआ। तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज शुष्क सेल और गीला सेल। ठीक है, शुष्क सेल और गीला सेल, दैट इज ड्राई सेल एंड वेट सेल। ओके, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु में क्या होता है? सदृश द्रव्यमान, आकार और आकृति के होते हैं। ये कह रहे हैं डाल्टन के अनुसार एक तत्व के परमाणु सदृश द्रव्यमान और आकृति के होते हैं। सदृश द्रव्यमान आकृति और भिन्न आकृति के होते हैं, आकार और भिन्न आकृति के होते हैं। सदृश द्रव्यमान परंतु भिन्न आकार और आकृति के होते हैं। सदृश आकृति और आकार परंतु भिन्न द्रव्यमान के होते हैं। तो ध्यान देना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग
एलिमेंट atoms of the same element, atoms of same element are identical in all respect, are identical in all aspects. ठीक है, वट एवर इट इज मास, वट एवर इट इज शेप, वट एवर इट इज ज्योमेट्री, सब में बिल्कुल सेम होता है. ठीक है, यानी कि जो हमारे किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के जो परमाणु होता है ना, ठीक है, चाहे वो कहीं से भी हमें मिला हो, वो हर चीज़ में सेम होता है. उसका द्रव्यमान, आकार, आकृति सब कुछ सेम होता है. ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन होगा ए विल बी करेक्ट. अकॉर्डिंग टू डाल्टन थ्योरी ये बिल्कुल सेम आकृति के होते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि डाल्टन डोमिक थ्योरी से भी एक क्वेश्चन हमारा आया है, जो कि हमारी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. तो डाल्टन डोमिक थ्योरी से अगर मैं देखूँ तो हर एक पेपर में क्वेश्चन आया, तो इसको तो अच्छे से कर लेना. छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इसमें, और उनको अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपका समझ लो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा. अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर. ऑक्सीजन अणु दर्शाता है, ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व या प्रतिलोह चुंबकत्व. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिबिट डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और एंटीफेरोमैग्नेटिज्म. अब देखो ये जो टॉपिक आया वो क्या इससे आया? वो आया मैग्नेटिज्म से. ठीक है, और मैग्नेटिज्म भी कौन सा? केमिस्ट्री वाला. अब मैग्नेटिज्म को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो जनरली हम कौन सी थ्योरी यूज़ करते हैं वो आपको बताता हूँ. वो हम यूज़ करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. कौन सी यूज़ करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो हमें ये बताती है कि किसी भी एटम का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का हम कैसे बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि जो इसके इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों एटम से इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे अरेंज हुए, तो उसके अकॉर्डिंग बताते हैं. तो उस थ्योरी में एक चीज़ आती है कि मैग्नेटिज्म को भी हम उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं. अब इस थ्योरी में ये कहा जाता है कि इफ़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जब हम बनाते हैं, अगर एक भी अनपेयर्ड है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो वो जो होगा वो डायमैग्नेटिक होगा. वो क्या होगा? सॉरी, पैरामैग्नेटिक होगा. अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा. ठीक है, वो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा. अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक होगा. अगर पेयर्ड है, सिर्फ और सिर्फ पेयर है, तो वो डायमैग्नेटिक होगा. ठीक है, और अगर हाईली अनपेयर्ड है, हाईली अनपेयर्ड मतलब बहुत ज़्यादा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, जितने होने चाहिए उससे रिक्वायर्ड से भी ज़्यादा. ठीक है, तो वो क्या होगा? वो फेरोमैग्नेटिक होगा. मतलब बिल्कुल ही लोह चुंबकत्व दिखाएगा, यानी मैग्नेट की तरफ अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएगा और मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट भी करेगा. ओके, जैसे कि लोहा वगैरह ये सब मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इनको अपनी ओर भी अट्रैक्ट करेगा अगर वो हाईली अनपेयर्ड कंटेन करता है. तो 3 केस हमें मिलते हैं, अनपेयर्ड, पेयर्ड और हाईली अनपेयर्ड वाला. ठीक, अब हमें बताना है कि ऑक्सीजन अणु क्या है. ऑक्सीजन अणु का अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा? इसमें जो p में 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले के साथ भी जो p में 4 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो जब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हम ये देखते हैं कि इन वालों में तो देखो 4 इधर हैं, 4 ही इधर हैं, तो 6 तो मैं इसमें भर दूंगा. 1 2 3 4 5 6 भरे गए. और ऊपर वाले में ना, दोनों में x और y वालों में दोनों में एक एक जाता है, px और py में एक एक जाता है. तो यहाँ पर 2 अनपेयर्ड आते हैं. ऑटो में क्या होता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं. कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं 2. जब 2 अनपेयर्ड होते हैं तो मुझे बताओ ये क्या होगा? ये होगा पैरामैग्नेटिक, दैट इज अनुचुंबकत्व. क्या होगा? अनुचुंबकत्व. अब इसका मतलब क्या होगा? दे विल बी वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट. बहुत ही वीकली अट्रैक्टेड होगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैग्नेट की तरफ खिंच जाएगा, नहीं, बस थोड़ा बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करेगा. दैट विल बी वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट. ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर. यदि ए और बी गैर शून्य सदिश है, ये कह रहे हैं अगर ए एंड बी गैर शून्य, दैट इज दे आर नॉन जीरो सदिश हैं, दैट इज दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स, जो a प्लस बी और a माइनस बी का संबंध मानते हैं, तो उनके बीच का कोण क्या है? इफ विच दे ओबे द रिलेशन a प्लस बी इज इक्वल a माइनस बी, देन द एंगल बिटवीन दैम इज, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? ठीक, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? हम a प्लस बी और a माइनस बी जो आइडेंटिटी दी हुई है, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर देंगे. स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलता है? देखो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, 2ab. और दूसरी साइड a माइनस बी है तो इसका भी क्या निकलेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद वेक्टर और माइनस 2ab, ये आएगा. तो अगर मैं देखूँ, क्योंकि दोनों इक्वलेट हैं,
तो जितनी भी आइडेंटिटी कटती हैं वो हम काट देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म। तो ये हमारा बच गया 2a इंटू बी इज इक्वल -2a/b। ठीक, तो ये हो जाएगा 4a/b विल बी इक्वल टू 0 और a/b विल बी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 4 इधर था, इधर जाके भी वो 0 हो गया। तो यहाँ से हमें पता लगता है a/b को हम लिख सकते हैं ab cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू 0। अब ab क्या है, नॉन जीरो वैक्टर्स है, दैट्स इट, cot थीटा विल बी 0 एंड cos थीटा विल बी इक्वल टू cos 90 डिग्री, देन थीटा विल बी 90 डिग्री। तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से 90 डिग्री, सी विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से करना था। और ध्यान देना, वेक्टर्स से ये क्वेश्चन आया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, और इस टॉपिक से और भी क्वेश्चन इसी तरह के आ सकते हैं जिसमें a प्लस बी a माइनस बी दिया है। हो सकता है a डॉट बी डॉट बी और a क्रॉस बी दे दें, उसमें रिलेशन पूछ लें, इस तरह की चीज़ें जरूर आती हैं, आप इनको जरूर करना। ठीक है, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से वह लोह चुंबकत्व दर्शाता है। निम्न में से कौन सा एलिमेंट है जिसमें लोह चुंबकत्व होता है? और लोह चुंबकत्व का मतलब मैंने अभी बताया था, अगर हाईली अनपेयर्ड हो, मतलब इन कंपैरिजन टू ऑल, अगर हाईली अनपेयर्ड है तो वही लोह चुंबकत्व शो करेगा। तो अब हमें देखना पड़ेगा किसमें अनपेयर्ड है। ठीक है, हम इनका सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन बनाएंगे। तो Al की अगर मैं बात करूँ, 13 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p1 ये होता है। तो अगर मैं देखो इसमें p में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, p में 3 बॉक्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, तो कितना अनपेयर्ड है? सिर्फ एक अनपेयर्ड है, सिर्फ एक अनपेयर्ड है। तो मुझे बताओ कि ये पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, या क्या होगा? तो अगर मैं देखूं तो ये कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। लेकिन इसने क्या पूछा था? इसने पूछा था फेरोमैग्नेटिक। तो भाई फेरोमैग्नेटिक तो नहीं हो सकता, फेरोमैग्नेटिक होने के लिए कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, इसमें है एक। दूसरा करते हैं सोडियम की बात। सोडियम का होता है Na11, दैट विल बी लास्ट क्या होगा 3s1। तो s में एक इलेक्ट्रॉन है, भाई इसमें भी एक अनपेयर्ड है, मान लिया, चलो इसमें भी एक अनपेयर्ड है। और जब एक ही अनपेयर्ड है तो ये भी क्या होगा, ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। ये भी कैसा होगा? ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, ये भी पैरा है, ये भी पैरा हो गया। ओके, अगला देखते हैं जिंक। जिंक की अगर मैं बात करूँ 30 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 30 एटॉमिक नंबर है, और इसका अगर देखूँ तो 3d10 4s2 होता है। इसमें D भी कंप्लीट है, D में भी अपना पाँचों के पाँचों में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और S में भी। इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। अगर ये आयनिक फॉर्म में नहीं है तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो ऑल आर पेयर्ड, ऑल आर पेयर्ड। और जब सारे पेयर हों, जब सबके युग्म बने हुए हैं, सबके जोड़े बने हुए होते हैं, तो ये कैसा होता है? ये होता है डायामैग्नेटिक। क्या होता है? डायमैग्नेटिक। तो हमें पता लगा कि जो जिंक है वो डायमैग्नेटिक है। तो अभी तक भी हमें फेरो नहीं मिला। तो लास्ट हमारे पास बचता है CO। अब CO का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। कितना होता है? 27 होता है। तो 27 के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं इसका, तब हमें पता लग सकता है कि क्या इसमें अनपेयर्ड है कि नहीं। तो 27 के लिए बनता है 3d7 4s2। तो 3d7 मतलब 3d में होते हैं 5, ठीक है, और S में होते हैं 2। तो S वाले तो फुल्ली फिल्ड है, ठीक है, लेकिन हम D के लिए देख सकते हैं कि D में अगर हम 7 बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ कितने अनपेयर्ड हैं? 3 अनपेयर्ड हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं। किस में दिखाई दे रहे हैं? 3D में 3 अनपेयर्ड है। तो 3 अनपेयर्ड है तो ये कैसा होगा? ये होगा फेरोमैग्नेटिक। इट मीन्स इट विल शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो ये कैसा होगा? ये फेरोमैग्नेटिक होगा। ठीक, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? D। क्या आंसर आएगा? D। D विल बी द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके, और फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में 20 क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं मैंने। ठीक है, अगली वीडियो शुरू करेंगे बहुत जल्द जिसमें हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो ये 2019 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 1 मान लीजिए, ठीक है, वीडियो नंबर 1 हो जाएगी, और फिर वीडियो नंबर 2 में 21 क्वेश्चन से हम कंटिन्यू करेंगे। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।